गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कंसेप्ट ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स। और लॉरेंट्ज फोर्स में हमने देखा था कि चार्ज पार्टिकल पर साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में लगने वाला नेट फोर्स दोनों फोर्स का वेक्टर एडिशन होगा। अब इसके बाद हम लोगों को क्या स्टार्ट करना था? हम लोगों को स्टार्ट करना था पाथ ऑफ या मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्टार्टिंग में हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल का मोशन ऑब्जर्व करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस है पार्टिकल के मोशन में। केस वन, जब पार्टिकल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल प्रोजेक्ट करा है। और याद रखना है इन सभी केसेस में ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सब कुछ नॉन एग्जिस्टेंट है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है जिसके इन्फ्लुएंस में हम सब कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं। हमने देखा था यहाँ पर इस केस में क्योंकि इस पर नेट फोर्स जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी। ये तो हो गया फर्स्ट केस। मजा कब आएगा? मजा अब आएगा जब हम बात करेंगे सेकंड केस की। सेकंड केस होगा कि अब अगर मान लो, देखो तीन केस पढ़ाऊंगा मैं। पहला केस 0 डिग्री या 180 डिग्री हो गया। दूसरा केस 90 डिग्री। तीसरा केस इन तीनों स्पेशल एंगल के अलावा जनरल एंगल। ये तीसरा केस होगा। थर्ड केस होगा व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड एट सम जनरल एंगल अदर देन 0, 180 और 90 डिग्री। पर अभी हम बात करेंगे 90 डिग्री की। ठीक है, 90 डिग्री समझ में आता है ना? अभी ये पैरेलल जैसे प्रोजेक्ट कर रहा है इसकी जगह पर इसको प्रोजेक्ट कर रहा होगा इस टाइप से। अभी देखो वी और बी आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, पर हम जब इसको डायग्राम में ड्रॉ करेंगे ना तो हम इसका एक अलग पर्सपेक्टिव ड्रॉ करेंगे। कहने का मतलब है कि आप इसको सपोज लेफ्ट से देखते हो तो आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है फील्ड अंदर जा रही है। जिस डायरेक्शन से आप इसको देख रहे हो यहाँ से देखो तो आपको लग रहा है फील्ड अंदर जा रही है और वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर है, राइट? तो डायग्राम बनाने का तरीका बस अलग कर दूंगा मैं। ये देखो केस टू, व्हेन v इज परपेंडिकुलर टू b। अब हम जिस केस की बात कर रहे हैं वो ये है, व्हेन v इज परपेंडिकुलर टू b। तो डायग्राम में देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? डायग्राम के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स इनटू द प्लेन, या नेगेटिव जेड बोल दो। और चार्ज्ड पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट करा इसके परपेंडिकुलर। ये देखो, जैसे मान लो पॉजिटिव एक्स में, पॉजिटिव वाई में भी कर सकते हो, सब एक ही चीज है। ये सब जितनी भी आपको वेलोसिटीज दिख रही है सब की सब वेलोसिटीज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है नेगेटिव जेड में इनवर्ड। और जिस प्लेन में आप वेलोसिटी दे रहे हो वो है एक्स वाई प्लेन। तो जेड एक्सिस और एक्स वाई प्लेन तो परपेंडिकुलर होते ही हैं वैसे भी। ठीक है, अब बड़ा सिंपल सा केस है, जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखो, इसको देखो। एफ क्या होता है? मैग्नीट्यूड वाइज साइन थीटा। थीटा 90 डिग्री है। वेलोसिटी क्योंकि पॉजिटिव एक्स में है, और सिंस इन दिस केस जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। इसका मतलब थीटा इज 0 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इज क्यू वी बी। ठीक है, क्यू वी बी। जीरो नहीं 90 लिखा था मैंने, वो 9 गायब हो गया था उसमें से। जैसे कई बार क्या होता है 90 डिग्री लिखते हैं तो 9 जो होता है वो मिसप्रिंट हो जाता है, तो 0 डिग्री दिखता है। वैसा केस हो गया था वो। ठीक है,
ऑब्वियस सी बात है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, और साइन 90 1 हो जाएगा। एफ आ जाएगा क्यू वी बी के इक्वल, ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है। अब ये जो फोर्स होगा ना, ये फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों? दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो एफ इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v क्रॉस b। तो एफ इज परपेंडिकुलर टू v, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, मतलब ये फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा इसको? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये सॉरी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल फोर्स एक तरह से। परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है तो सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में है, और फोर्स क्योंकि उसके परपेंडिकुलर है तो हम बोल सकते हैं कि वो उसको क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। और उस पर्टिकुलर केस में हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर अंडरगोइंग सर्कुलर पाथ या सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू वी बी इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ से आर कितना आएगा? एम वी बाय क्यू बी। ये है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जिसमें वो पार्टिकल मूव करेगा। कहने का मतलब, अगर हम पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं, 90 डिग्री पर थ्रो करते हैं, तो फिर उस पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी और वो उस पार्टिकल से सर्कुलर मोशन करवाएगी। फिर पार्टिकल करेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या करेगा? यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशनों का मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात को समझ में आ रही है? ये डायग्राम देखो जरा, अब ये डायग्राम देखो, हर बार वो फोर्स जो होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट विच विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, अब 1 मिनट रुकना है अपने को जरा। जरा ये देखो और बताओ, क्या ये सही है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मोमेंटम, एम इन टू वी इज मोमेंटम, और मोमेंटम होता है √2m के ई। तो है ना, तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, रेडियस आ गया। कितना अच्छा लग रहा है रेडियस देखकर। ये है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। मैं बताऊं क्यों इंपॉर्टेंट है? आगे जाकर क्या होगा जब केस 3 पढ़ाऊंगा मैं आपको, अभी नहीं, बहुत देर बाद, जब इसके खूब सारे क्वेश्चंस आप गलत कर लोगे तब केस 3 आएगा। तब आप देखना कि वो एक हेलिकल पाथ होगा जिसका रेडियस इसी फॉर्मूले से मैच होता हुआ दिखेगा आपको। बस साइन थीटा एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो मैं समझाऊंगा क्यों, पर फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर दिखेगा आपको। तो वही चीज जो अभी पढ़ रहे हो आगे भी काम आनी है। और फिर हम तब पिच ऑफ द हेलिकल पाथ भी पढ़ेंगे, हेलिकल पाथ क्या होता है, उसकी पिच क्या होती है। मतलब कुछ काफी कुछ इंटरेस्टिंग मोशंस होने वाले हैं इस चार्ज के, पर आगे जाकर। लिखने से पहले मैं क्या सोच रहा था, 1 मिनट रुकना, पहले लिख ही लो चलो। इतना इतना लिखते चलो, एब्जॉर्व करते चलो। पहले ये पूरा लिख लो, फिर इसका प्रूफ यहाँ से लिखना, इसका प्रूफ यहाँ से लिखेंगे, है ना। पहले ये पूरा लिख लो यहाँ तक। हाँ, अभी अभी सुबह सुबह उठे हो, अभी सही बात है। अभी लोहा गर्म नहीं है तो अभी कंसेप्ट का थोड़ा नहीं मारेंगे, अभी पहले इतना लिख लो। जब वार्म अप हो जाएगा ना, उसके बाद एक स्ट्रेच में खींच देंगे पूरा।
नेगेटिव चार्ज होगा तो भी हम सिखाएंगे क्या करना है। अभी चिंता क्यों कर रहे हो? अभी अभी नींद से उठे हो, अभी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। नेगेटिव चार्ज में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे, वो सब आगे आएगा। अभी अभी आप लोग भी नींद से उठे हो, मैं भी नींद से उठा हूँ, हम सब लोग नींद से उठे हैं। तो अभी सब लोग थोड़ी शांति बनाए रखो। हाँ अभी मतलब 5 बजे, मैं एक्चुअली 5 बजे उठ जाता हूँ, हम लोगों को तो बताइए। मैं जल्दी सोता हूँ, जल्दी उठता हूँ। 9:30 10 तक मैं सो जाता हूँ और सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 ओ क्लॉक उठ जाता हूँ मैं। क्या वो नहीं लिख पाए थे क्या? भाई जल्दी जल्दी लिखो, मुझे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी है, क्वेश्चन कराने हैं अच्छे अच्छे। फिर ये सब कुछ इसका प्रूफ चल रहा है ना, जो अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा था। डायग्राम बना बता देंगे, पहले ये जल्दी से नोट कर लो, फिर डायग्राम भी बता देंगे। केस 1, केस 1 तो चला गया, केस 1 तो हो गया था सुबह। अभी केस 2 का डायग्राम चल रहा है। केस 1 में ए क्या था? केस 1 में ए कहाँ लिखा है अभी हमने? कहाँ है ए? कैपिटल ए लिख रहा है, नहीं कैपिटल ए नहीं, स्मॉल ए ही है। स्मॉल ए तो एसोलेशन होता है ना, कैपिटल ए क्या होता है? कैपिटल ए कुछ नहीं होता है, स्मॉल ए होता है। वो स्मॉल ए तो एसोलेशन ऑब्वियसली जीरो होता है। कैपिटल ए कुछ नहीं होता है यहाँ पे। इसलिए मैंने बोला ना, अभी सुबह सुबह आप लोग नींद से उठे हो, ठीक है? अभी आप लोगों को आधा 1 घंटा लगेगा फिजिक्स समझने में। अभी शांति से बैठे बैठे ध्यान से देखो क्या चल रहा है, ठीक है? केस 1 केस 2, अभी केस 2 का ही डिस्कशन चलेगा डिटेल में। और देखो, अब आगे की स्टोरी। चार्ज तो 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो डिसाइड कैसे करेंगे कि सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना? तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो, अभी अपन ने यही क्वेश्चन, अभी अपन ने जो प्रूफ देखा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ थी? मान लो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट्स, सपोज, ठीक है? ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट्स।
और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज को मैंने फेंका आगे, पॉजिटिव चार्ज को मैंने स्पीड दी। चलो जरा एक बार मुझे v क्रॉस b की डायरेक्शन निकाल के बताओ। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है? जरा बताओ v क्रॉस b की डायरेक्शन कहाँ आ रही है? पॉजिटिव y अपवर्ड्स। बिल्कुल सही, पॉजिटिव y की तरफ, या उसको आप अपवर्ड बोल सकते हो, अपवर्ड ऊपर की तरफ। ठीक है, देख सकते हो आप, राइट हैंड लगाना, राइट हैंड से आपको दिख जाएगा। v क्रॉस b, राइट हैंड थंब रूल लगाना आता है ना सबको, 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो सबको राइट हैंड थंब रूल लगाना आता है। v क्रॉस b अपवर्ड आ रहा है मतलब फोर्स ऊपर आ रहा है, और इसका मतलब इसका सर्कुलर मोशन का सेंटर यहाँ होना चाहिए, फोर्स की लाइन में होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका सर्कल कैसा होगा, ऐसा होगा। इसका मतलब ये कैसा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ए सी डब्ल्यू। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, चार्ज पॉजिटिव है, तो एंटी क्लॉकवाइज। देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, चार्ज पॉजिटिव है, तो जो भी मैंने आपको डायग्राम बनाया वो ऐसा बनाया था, देखो। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ये इस डायग्राम में देखो। ठीक है, ये डायग्राम इसका है। पर अब अगर इसी डायग्राम में चार्ज नेगेटिव होता, तो पता है क्या होता, v क्रॉस b की डायरेक्शन के बाद फोर्स उसके एंटी पैरेलल होता, क्योंकि चार्ज नेगेटिव रख दिया आपने, तो फोर्स विल बी एंटी पैरेलल टू v क्रॉस b। मतलब v क्रॉस b अगर ऊपर आ रहा है तो फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स लगेगा, बोलो। v क्रॉस b अगर ऊपर आया है तो फोर्स कहाँ लगेगा, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स लगेगा नीचे। नीचे फोर्स लगने का मतलब इसका सेंटर यहाँ कहीं है, मतलब इसका सर्कुलर मोशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब अगर नेगेटिव चार्ज था और फील्ड इनवर्ट थी, जो कि मैं अभी आपको बताना चाह रहा था इतनी देर से, और अब इस केस में चार्ज नेगेटिव होगा, तो उप्स, चार्ज नेगेटिव होगा तो वो क्लॉकवाइज जाएगा। अभी किसी के माइंड में आ रहा होगा ना कि सर आपने यहाँ पे डायग्राम बनाया होता तो क्या होता, है ना, किसी के माइंड में ये भी आ रहा होगा, है ना, दो चार लोग होंगे जिनके माइंड में ही आ रहा होगा कि सर अगर अभी आपने यहाँ से यूं फेंका होता तो क्या होता सर, नेगेटिव चार्ज को कुछ नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड होती तो वो करता तो क्लॉकवाइज सर्कल, ये सा बना देता। जगह नहीं थी ना वहाँ पेपर, समझ में आ गया। चलो, दो चीजें मैंने आपको सिखाई। अब वैसे ही आप एक काम करना, ये दोनों ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा कैसा क्या मोशन होगा। तो उस केस में होगा एंटी क्लॉकवाइज, चार्ज नेगेटिव है, फील्ड आउटवर्ड्स है। और लास्ट केस, फील्ड आउटवर्ड्स है, और चार्ज पॉजिटिव है, तो क्लॉकवाइज। समझ में आ गया। यहाँ पे आपको कुछ याद नहीं रखना है, सब कुछ आपको करना है विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल और बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जो सर्कुलर मोशन आपने 11th में पढ़ा था उसके हेल्प से इसे नोट कर लिया जाए।
सर डायग्राम बनाने में टाइम लगता है तो जल्दी स्लाइड चेंज मत किया करो, यहाँ बता के किया करो। ठीक है, हम बता देते हैं कि हम थोड़ी देर बाद स्लाइड चेंज करने वाले हैं, तो डायग्राम बना लो। ठीक है, हमने आपको बता दिया कि हम थोड़ी देर बाद स्लाइड चेंज करने वाले हैं, तो उससे पहले डायग्राम बना लो। खुश? चारों के डायग्राम चारों के साइड में बनाना, ऊपर नीचे मत कर देना डायग्राम। जो डायग्राम जिसके साथ बनाए उसके साथ बनाना, नहीं तो लिखोगे कुछ और लेफ्ट में और राइट में कोई और डायग्राम बना दोगे, गड़बड़ हो जाएगी। डन। आओ अब हम आगे बढ़े, कुछ और चीजें भी तो फाइंड करनी है हमें। अब देखो, रेडियस फाइंड करने के बाद अब आप टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हो। टाइम पीरियड किसका? टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन पता है ना, सरकमफ्रेंस अपॉन स्पीड। जरा आर की वैल्यू रखो एम वी बाई क्यू बी, तो आपको ये फॉर्मूला मिल रहा है। आर की वैल्यू रख लोगे ना। इंटरेस्टिंग चीज देखो जरा, ये टाइम पीरियड किसके इंडिपेंडेंट है? ये जो टाइम पीरियड आ रहा है, ये इंडिपेंडेंट है स्पीड ऑफ द पार्टिकल के। जैसे टाइम पीरियड आया उससे फ्रीक्वेंसी निकल सकती है क्या? फ्रीक्वेंसी निकालो। फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड, क्यू बी बाय 2 पाई एम। इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। जो सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, इसका यूज होता है साइक्लोट्रॉन में। एक डिवाइस होता है इसमें इसका यूज होता है, पर वो बोर्ड एग्जाम से हटा दिया गया है। साइक्लोट्रॉन डी शेप का स्ट्रक्चर होता है, देखेंगे इस बार बोर्ड में है या नहीं है, बता देंगे वैसे तो। डी शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें इसका यूज करते हैं, पार्टिकल एसिलेटर में यूज करते हैं। इसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, इसको इसलिए नाम दिया साइक्लोट्रॉन में यूज होने के कारण। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है, ये स्पीड से इंडिपेंडेंट है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है।
चाहे स्पीड कम दूं चाहे स्पीड ज़्यादा दूं, सेम टाइम में सर्कुलर मोशन होगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखो, ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि सपोज मैं स्पीड कम करता हूँ, जैसे स्पीड कम दी, सेम चार्ज होना चाहिए ना, सेम चार्ज सेम मास सेम मैग्नेटिक फील्ड। मैं अगर कम स्पीड देता हूँ तो छोटा सर्कल करेगा वो। देखो, आर इक्वल टू स्पीड कम, रेडियस भी कम, पर टाइम पीरियड कितना? 2 पाई m/क्यू भी स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ा देता तो ये बड़ा सर्कल करता, पर स्पीड ज़्यादा है, सर्कल भी बड़ा है, पर टाइम सेम लगेगा, तो दोनों सेम टाइम पर आएंगे अगर सेम चार्ज सेम मास और सेम मैग्नेटिक फील्ड है। तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। कितनी मज़ेदार बात है ये। भाई मज़ा आ गया हमें तो। दूसरा, ये सब छोटी मोटी चीज़ें खुद से फाइंड कर सकते हो, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन पढ़ा हुआ है आप लोगों का सब कुछ, तो ये सब आपको पता होता है। एंगुलर वेलोसिटी होता है v=r ओमेगा से निकाल लेना, QB/m आएगा। आगे कभी किसी क्वेश्चन में यूज़ कर सकता हूँ मैं। लोग क्वेश्चंस आने ही वाले हैं बस अब। ये लिखो, फिर हम स्लाइड चेंज करेंगे। आओ अब हम लोग लपक लपक के इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। करें स्टार्ट।
क्या कैलकुलेशन से रिजल्ट आ रहा है? हमारा रिजल्ट तो ये आ रहा है। कैलकुलेशन ऑब्वियसली आपको करना है mv/qb। और इसमें q बाय m जो होता है, चार्ज पर यूनिट मास, स्पेसिफिक चार्ज जिसको कहा जाता है, जो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। ठीक है। वैसे भी फाइंड कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन है, आपको स्पेसिफिक चार्ज या तो याद होता है केमिस्ट्री से, या फिर नहीं भी याद है तो आपको मास पता है, चाहो तो आप मास की वैल्यू रख दो डायरेक्ट, चार्ज की वैल्यू रख दो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो कैलकुलेशन पार्ट है, ऑब्वियसली वो मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूले का एप्लीकेशन था इस क्वेश्चन में। कंफर्टेबल हो गए आप लोग फॉर्मूले से, फेमिलियर हो गए कैसे क्या वैल्यूज रखनी है, क्या चीज़ें दी होती है क्वेश्चन में, तो अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए मुझे लगता है। सॉल्व करने पर ये जो भी वैल्यू आएगी ये आएगी ऐसा यूनिट में, मीटर में। ठीक है, जल्दी से ये नीचे वाला क्वेश्चन भी करके देखो। इस बार आंसर आना चाहिए 0.25 मीटर। बिल्कुल सही। कैसे? R = √2 m/Ke/Qb। वैल्यूज पटकनी है, कैलकुलेट करना है, करा ही होगा सब लोगों ने, ये आंसर आया होगा। आ गया था। बहुत बढ़िया। अब अगर ये आंसर आ गया था तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ये वाला।
लास्ट स्लाइड का सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नोट कर लो, बाकी लोग ये क्वेश्चन नोट कर लो, नया वाला। बिल्कुल आंसर आना चाहिए 1:2। कितने लोगों का आंसर नहीं आया? लास्ट 30 सेकेंड्स और दे रहे हैं, चलो जिसका कैलकुलेशन एंडिंग एंडिंग में कर लो, लास्ट 30 सेकेंड्स और मिल रहे हैं। आओ अब हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखें क्या करना चाहिए था। R इक्वल टू, एक मिनट, वापस से चालू करते हैं। हम ये बोले थे R इक्वल टू mv/qb। सेम वेलोसिटी सेम मैग्नेटिक फील्ड, तो मतलब m/q का रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। तो R ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय R ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये रेशियो होना चाहिए। मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है? 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 2 टाइम्स। रेशियो कितना आ रहा है? 1:2। अब ये करो।
10 और 50 दो आंसर आ रहे हैं, देखते हैं। आंसर आना चाहिए 10। देखो सिंपल सी बात है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला, तो उससे रेशियो निकलेगा। अभी मैंने मास का रेशियो बताया था आपको, 4 टाइम्स, और चार्ज का रेशियो बताया था आपको। तो यहाँ से टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल आ रहा है 2 टाइम्स द टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का कितना दिया हुआ है आपको? 25। टू मेक 5 रिवॉल्यूशन, मतलब एक रिवॉल्यूशन में कितना? 5 माइक्रो सेकेंड, तो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा। उसका टाइम पीरियड है 5 माइक्रो सेकेंड, तो 5 रखो तो इसका टाइम पीरियड कितना जाएगा? 10 माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, चलो अभी ये ट्राई करो। देखो, हमें पता है सर्कुलर मोशन करेगा, है ना। मान लो पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होती, तो पूरा सर्कुलर मोशन कर पाता। पर अभी मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में तो प्रेजेंट नहीं है। पर एक खास बात देखो, अगर पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होती तो उसका रेडियस कितना होता? उसका रेडियस होता mv/qb। और क्योंकि ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस उसके रेडियस से ज़्यादा है। देखो इसका सेंटर यहाँ होगा, समझ रहे हो? जैसे इसकी वेलोसिटी यहाँ है, ये एंटर कर रहा है, मान लो ये एंटर कर चुका है ना। इसको एंटर करवा देते हैं। ये एंटर कर गया यहाँ पे। अब एंटर करते से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इसका सेंटर कहाँ होगा? दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब इधर होगा। अब एक चीज समझ में आती है कि ये आधा सर्कल करेगा। पता है आधे से भी कम सर्कल कब करता है? जब ये डिस्टेंस जो है ना,
ये डिस्टेंस अगर रेडियस से भी कम होता तो ये आधा सर्कल भी नहीं कर पाता, उससे पहले ही बाहर निकल जाता, तो कि अपन अगले क्वेश्चन में कराएंगे। तब क्या होगा, ये पूरा सर्कल करने से पहले ही, ये आधा सर्कल करने से पहले ही ये बाहर निकल जाएगा। पर वो अभी से नहीं बताऊंगा आपको, है ना, नहीं तो क्वेश्चन का सस्पेंस खत्म हो जाता है। अभी समझ में आ रहा है, ये आधा सर्कल करेगा, आधा सर्कल करने के बाद पूरा सर्कल कर सकता था पर कर नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि अब तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई है। आधा सर्कल कंप्लीट करके निकल लेगा, ऐसे निकल जाएगा वापस। तो उसका बताओ टाइम कितना होगा, कितने टाइम के लिए मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में होगा? हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। इसका हाफ कितना हो जाएगा? पाई एम बाई क्यू बी, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन दिया था ये, है ना। अब इसमें अपन लाते हैं वेरिएशन, जब ये आधा सर्कल सेमी सर्कल नहीं कंप्लीट कर पाता तब क्या होता है। इसे नोट करो, फिर मैं इसका दूसरा केस बताता हूँ। अब ये नोट करो,
देखो इसमें अब सॉल्व करके देखते हैं हमें क्या करना चाहिए था, अप्रोच क्या यूज़ करना चाहिए था। पूरा सर्कल तो नहीं हो पाएगा, हमें ये पता है इसका सेंटर यहाँ पर कहीं है, और ये इसका रेडियस होगा, इसके सर्कुलर पाथ का रेडियस है, और ये जाके यहाँ तक कहीं पहुँच पा रहा है। 1/4 ऑफ द सर्कल भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस दिया है प्लेट्स के बीच में इट इज़ लेस देन रेडियस। हाँ, अगर रेडियस के इक्वल होता तो कम से कम ये कम यहाँ तक ऐसे आके पूरा सेमी सर्कल तो कर लेता, पर अभी ये रेडियस से भी कम डिस्टेंस है, तो इसका मतलब एरिया इज नॉट सफिशिएंट और ये बाहर निकल जाएगा। ये यहाँ कहीं आएगा, और यहाँ से ये इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर एग्जिट कर जाएगा, है ना, विथ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस, ऐसा। पर क्या आप ये फाइंड कर सकते हो कितना एंगल इसने कवर किया होगा? ये जो सर्कुलर पाथ है इसका एंगल कितना कवर्ड होगा? बिल्कुल फाइंड कर सकते हो इसका एंगल कवर्ड। देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं इसका एंगल कवर्ड। ये मुझे एंगल कवर्ड निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, एंगल कवर्ड निकालने के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा। साइन थीटा निकाल दो। साइन थीटा डी बाय आर, ये क्योंकि डी है, ये आर है, साइन थीटा डी बाय आर। अब मुझे बताओ कि 2 पाई एंगल कवर करने में कितना टाइम लगता है? 2 पाई एंगल कवर करने में 2 पाई एंगल कवर करने में से टाइम लगता है टी। तो ये जो थीटा एंगल है ये कवर करने में, वैल्यू रख दो। टाइम पीरियड कितना होता है? डिवाइड बाय 2 पाई तो करना ही है, इंटू थीटा। थीटा इज कितना? साइन इनवर्स ऑफ डी बाय आर। आर कितना है? एम वी बाई क्यू बी। तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एम बाई क्यू बी साइन इनवर्स क्यू बी डी अपॉन एम वी। बस ये सिंपल सा रिजल्ट आना चाहिए था। बाकी कैलकुलेशन वैल्कुलेशन चेक कर लेना, कहीं कुछ अगर एंगल वैंगल में मैंने मिस्टेक करी हो, कुछ कहीं दिख रहा हो ऐसा, तो बता देना मुझे।
अब इसी पैटर्न का मुझे एक क्वेश्चन और करके बताना है आप लोगों को। कर लिया ये नोट? अब देखो जरा डिफरेंस देख रहे हो? ये मैंने इस बार इसको क्या करा है, किसी एंगल पे। ये देखो, 90 डिग्री था पिछली बार, ये एंगल ऐसा था। इस बार मैंने इसको किसी एंगल पे थ्रो करा है, ये थीटा एंगल पर। आपको फाइंड करना है कि कितने टाइम के लिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, एज्यूम डिस्टेंस टू बी सफिशिएंटली लार्ज। ये डिस्टेंस कम नहीं है, ये सफिशिएंटली लार्ज है। तो दूसरे प्लेट से बाहर नहीं निकलेगा, निकलेगा तो फर्स्ट प्लेट से ही बाहर निकलेगा। आ गया रिजल्ट? इस बार लास्ट वाले क्वेश्चन से कुछ एविडेंट डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि इस बार जो सेंटर है वो यहाँ होगा।
एक्चुअली सेंटर की पोजीशन आप डिटरमाइन कैसे करते हो? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि आपको पता कैसे चलता है कि सेंटर कहाँ होगा? तो देखो, एक सिंपल सा रूल है कि सेंटर जो होता है इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो सेंटर की पोजीशन या डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो सेंटर होगा वो यहाँ होगा। ठीक है? ये आएगा और यहाँ पर जाकर ये वापस से एग्जिट कर जाएगा। यहाँ इस पॉइंट पर आएगा और इस पॉइंट पर आकर फिर से ये यहाँ से एग्जिट ले लेगा। अच्छा, अब ये सिंपल बात है, ये एंगल जैसे आपने लिखा थीटा है, राइट? ये एंगल थीटा है और ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, देख लो। ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि वो टोटल 90 डिग्री था। ये 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा का मतलब ये एंगल होगा थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा? 2 पाई माइनस 2 थीटा। अब आगे का प्रोसेस क्या करना है हमें? आगे का प्रोसेस क्या हमें पता है? आगे का प्रोसेस हम लोगों को बिल्कुल पता है। आगे हम लोगों को पता है कि क्या किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में। फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि अगर 2 पाई एंगल कवर करना होता तो कितना टाइम लगता? तो अभी हमें कितना एंगल कवर करना है, तो कितना टाइम लगेगा? ये आंसर आना चाहिए। और होपफुली सबका ये रिजल्ट आ भी गया होगा। चलो, ये पूरा डिस्कशन हुआ केस 2 का। अब आपके लिए एक होमवर्क है। अभी बिगनर बॉक्स 4 मत करना, एक दिन और रुक जाना। कल हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे तो बिगनर बॉक्स 4 आपको होमवर्क में मिल जाएगा। उसके लिए एक दिन और रुक जाना आज बिगनर बॉक्स 4 के लिए। बट आपके लिए होमवर्क ये है कि थर्ड केस आप खुद से पढ़ के आओगे, है ना? हेलिकल पाथ वाला केस है, वो आप खुद से पढ़ के आओगे फॉर जनरल एंगल थीटा। तभी हम डिस्कस करेंगे कल इसको। ठीक है? तो आपको ये डायग्राम दिख जाएगा। ये हेलिकल पाथ वाला आप लोगों के मॉड्यूल में मिल जाएगा, HC में मिल जाएगा, तो वो पढ़ के आना, फिर हम डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, फिर इस केस को यहाँ पे रोक रहे हैं, केस 3 से कल रिज्यूम करेंगे। ये जरूर पढ़ के आना, तब आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। अरे हाँ, और एक मिनट, डाउट सेशन के लिए रुक जाओ, मैं भूल गया ना, डाउट सेशन के लिए बताना। अ, आज क्या आप लोगों का वो है क्या? डाउट है क्या कोई और इवनिंग में? तो अपन इस वीक का डाउट सेशन आज ही रख लें, शाम को। उससे क्या होगा, बिगनर बॉक्स 1 2 और 3। अच्छा, आज मैथ्स का है, ठीक है। कल नहीं, कल पर मेरी क्लास है कल। चलो एक काम करते हैं, फिर अपन करते हैं आपको इन्फॉर्म, ठीक है? हाँ चलो, आपको इन्फॉर्म करते हैं फिर, है ना? आज तो नहीं है फिर, आज कुछ नहीं, फिर आपको इन्फॉर्म करते हैं। ठीक, चलो ओके।